दिन भी है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन कर रहे हैं और ऐसे अवसर में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हैं हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्रीय नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र जी, केंद्रीय नीति आयोग के सीईओ श्री BVR सुब्रमण्यम जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्री केदार कश्यप जी और हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान वित्त मंत्री जिनके नेतृत्व में हम लोग विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं से श्री OP चौधरी जी, मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, प्रदेश के CS श्री अमिताभ जैन जी, हमारे राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर K सुब्रमण्यम जी, राज्य नीति आयोग के सभी पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, सम्भ्रांत नागरिक बंधु और मीडिया के साथियों, जैसे मैंने कहा कि आज का ये दिन खुशी का भी, गौरव का भी और ऐतिहासिक दिन भी है। इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का, आप सब लोग समय निकालकर यहाँ पर पधारे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण का विशेष रूप से अभिनंदन स्वागत है। और केंद्रीय नीति आयोग से पधारे हमारे रमेश चंद्र जी और सुब्रमण्यम जी का विशेष उनका स्वागत, उन्होंने समय निकालकर इस क्षण पर सहभागी बने हैं। और आप सबने, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान वित्त मंत्री श्री OP चौधरी जी ने विजन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सब लोगों के सामने में रखा है। आप सब लोग उससे परिचित भी हो गए हैं और इसके लिए मैं हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे राज्य नीति आयोग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बहुत मेहनत की, अनेकों जगह बैठक करके और विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ राय मशविरा करके करीब 1 लाख लोगों को इसमें सहभागी बना के ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए। कई जगहों में मुझे स्वयं भी बुलाए और मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला और केंद्रीय नीति आयोग के साथ भी बैठकें हुई। आदरणीय सुब्रमण्यम जी का मार्गदर्शन कई बार मिला और जब जब हम दिल्ली में मिलते थे तो यहाँ के विजन डॉक्यूमेंट के विषय में आप तारीफ करते थे। और इतना ही नहीं, अभी पिछले महीने हम केंद्रीय नीति आयोग का बैठक अटेंड किए थे जिसका अध्यक्षता माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो वहां पर भी हमने रेखांकित किया था कि आपने जो 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो हम लोगों ने भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो हम लोगों की तारीफ हो रही थी। तो आप सबको मालूम है, डॉक्टर साहब बता भी रहे थे कि आज से 25 साल पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी। यहाँ पर लोग भूखे मरते थे, कई टाइम बच्चों को उपवास होना पड़ता था, कोदो कुटकी महुआ खाना पड़ता था
और हमको मालूम है, हम जब मध्य प्रदेश में विधायक थे तो एक बार हमारे जसपुर क्षेत्र में लोग भूख से मरे थे और विधानसभा की टीम जांच के लिए आई थी। तो यही स्थिति छत्तीसगढ़ में होता था। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किए और उसके बाद 2003 के पहले विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में यहाँ से भूख भी भागा और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास हुआ, सड़क, बिजली, पानी सब कुछ बना। तो यही स्थिति छत्तीसगढ़ की थी और 25 वर्षों में चूंकि हम सब लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 25 वर्षों में ज्यादातर उस समय 15 साल और आज हम लोग 1.5 वर्षों से तो 16.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। तो जो भी विकास आज छत्तीसगढ़ का हुआ है हम कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का संकल्प लिया है और 11 वर्षों में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए आज दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। और आदरणीय चौधरी जी बता रहे थे कि 4 से लेकर 14 तक 10 वर्षों में जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में तो स्थिर आर्थिक क्षेत्र में सरकार स्थिर हो गई थी, 10वें के 10वें नंबर में थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पहले 10 साल में 5वें स्थान पर इस देश को आर्थिक क्षेत्र में लाके खड़ा किए और आज जब 11वें साल में वो प्रवेश किए प्रधानमंत्री के रूप में तो 5वें से 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। तो पूरे देश को भरोसा है कि आने वाला 2047 तक ये भारत देश विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जो भी विजन डॉक्यूमेंट है वो सबको प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे ऊर्जावान वित्त मंत्री जी ने रखा है। और ये छत्तीसगढ़ में अपार संभावना है। भगवान ने बहुत मेहरबानी करके छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया है। खनिज संपदा से भरपूर है हमारा छत्तीसगढ़। 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। आज सैकड़ों तरह के यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। मेहनत का किसान है तो बहुत तरक्की कर सकता है हमारा छत्तीसगढ़। और इसके लिए ये विजन डॉक्यूमेंट मील का पत्थर साबित होगा और हम लोगों को आगे बहुत विकास करना है। 2030 तक स्टील का जो निर्माण आज 28 मिलियन टन है उसको बढ़ा के हम लोग को 2030 तक 45 मिलियन टन करना है। और आदरणीय चौधरी जी बता रहे थे कि जो देश का सबसे ऊंचा ब्रिज बना है चिनाब नदी में वो हमारे छत्तीसगढ़ के स्टील से बना है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आने वाले समय में हम लोग को जो कोयला का उत्पादन आज 207 मिलियन टन है उसको 437 मिलियन टन तक आगे ले जाना है। आज हम लोग जो विद्युत उत्पादन कर रहे हैं और आज दूसरे स्थान में हमारा ये प्रदेश है देश में। आने वाले 2030 तक हम लोग 30,000 अतिरिक्त मेगावाट बिजली पैदा करने वाले हैं। अभी पिछले दिनों में जो हम लोग की नई औद्योगिक नीति आई है उसमें 3 लाख करोड़ का निवेश ऊर्जा के सेक्टर में हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो 30 तक हम लोग 30,000 मेगावाट बिजली अतिरिक्त पैदा करेंगे और उत्पादन के मामले में पूरे देश में हमारा ये प्रदेश पहले स्थान पर आ जाएगा। आज यहाँ पर जो 46 मिलियन टन आयरन ओर उत्पादन करते हैं
इसको 2030 तक हम लोगों को 100 मिलियन टन तक पहुंचाना है। आज रेलवे के सेक्टर में 1853 से लेकर 2014 तक मात्र 1100 रूट किलोमीटर रेल लाइन बनी थी। इसको 2030 तक हम लोग को बढ़ा के 2200 रूट किलोमीटर करना है। बोधघाट परियोजना की भी हम लोग बात कर रहे हैं और इंद्रावती और महानदी को आपस में जोड़ने की भी बात कर रहे हैं। तो इससे 7 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई हम लोग अपने प्रदेश में मुहैया करा पाएंगे और 2 लाख मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। तो इस तरह से हम लोग विजन डॉक्यूमेंट में बात रखे हैं और इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसके लिए 13 क्षेत्र चुने हैं और 10 मिशन बनाए हैं। और आदरणीय सुब्रमण्यम जी बता रहे थे कि इस विजन डॉक्यूमेंट को और हम लोग को सलाह भी दिए हैं कि इसको एक एक घर तक पहुंचाना है, इसकी प्रति एक एक घर तक पहुंचाना है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये काम हम लोग अवश्य करेंगे ताकि एक एक छत्तीसगढ़ वासी इसे परिचित हो और उसमें सहभागी भी हो। और जब हम 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो उसमें उनको भी गौरव हो कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हम लोगों ने भी कुछ किया है। तो इस तरह से जो राज्य का जीडीपी आज 5 लाख करोड़ है, इसको 2023 तक 11 लाख करोड़ करना है और 2047 तक 75 लाख करोड़ तक हमारे प्रदेश के जीएसडीपी को पहुंचाना है। ये सब काम छत्तीसगढ़ के सबके सहयोग से होने वाला है और सारी बातें प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे ऊर्जावान वित्त मंत्री जी ने रखा है। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा। इस अवसर पर मैं आप सबसे और पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने का, उसमें एक एक छत्तीसगढ़ के लोगों को भी सहभागी होना है और ये सब हम लोग मिशन के रूप में आगे चल के करेंगे, ऐसा सबसे आह्वान करते हुए। और आज के इस अवसर पर आप सभी लोग समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिए, आप सबका मैं फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और चलिए अब बारी है उस क्षण की, उस पल की जिसके लिए आज की शाम और ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, यानी कि अब बारी है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के विमोचन की। मंचस्थ अतिथियों के द्वारा छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का विमोचन अब यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर और सुखद ये क्षण है जब छत्तीसगढ़ प्रदेश साल 2047 तक विकसित प्रदेश के रूप में यहाँ पर अपनी एक अलग ही छवि और एक अलग ही पहचान बनाएगा। और उसी की एक बानगी, उसी का एक ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर आज जिसके साक्षी हम और आप सभी यहाँ पर बनने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का विमोचन मंचस्थ सभी अतिथियों के हाथों। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसी से प्रेरणा लेते हुए छत्तीसगढ़ ने भी 2047 तक देश को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। और इसमें राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने हेतु आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी 13 थीम्स का निर्धारण विजन डॉक्यूमेंट में यहाँ पर किया गया है। ये थीम्स सतत विकास से संबंधित है। तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण जब छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का विमोचन माननीय मंचस्थ अतिथियों के हाथों यहां पर किया गया है।
और चूंकि ये कार्यक्रम हमेशा के लिए जहन पर रही, इसके लिए अब हम स्मृति चिन्ह की ओर आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री अंकित आनंद जी से हम आग्रह करते हैं कि आप कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री अंकित आनंद जी, सचिव छत्तीसगढ़ शासन। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए श्री अंकित आनंद जी, सचिव छत्तीसगढ़ शासन। इनके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी के स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री अंकित जी से पुनः आग्रह कि आप स्मृति चिन्ह माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा को भेंट करें। इनके बाद पुनः आग्रह श्री अंकित जी से प्रोफेसर रमेश चंद, माननीय सदस्य नीति आयोग भारत सरकार को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः आग्रह आपसे श्री BVR सुब्रमण्यम, CEO नीति आयोग भारत सरकार, आप उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री आशीष कुमार भट्ट जी से आग्रह कि आप कृपया मंच पर आएं और स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे आप। श्री विजय शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। माननीय वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम जी, केदार कश्यप जी, माननीय मंत्री OP चौधरी जी, वित्त मंत्री दयालदास बघेल जी, माननीय मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, टंकराम जी, सभी मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ सांसद बृजमोहन जी, मुख्य सचिव अमिताभ जी, डॉक्टर K सुब्रमण्यम, माननीय सदस्य राज्य नीति आयोग और सभी आमंत्रित विशेषज्ञ, विधायक, सांसद और हमारे सभी साथी। छत्तीसगढ़ विजन 47 और इसकी भूमिका जिस प्रकार माननीय चौधरी जी ने नीति आयोग के साथ मिलकर जो डॉक्यूमेंट पेश किया है, निश्चित रूप से ऐसी सीढ़ी का निर्माण करने में ये डॉक्यूमेंट मदद करेगा जब छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के विकसित राज्य की श्रेणी में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आने की कल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। करेगा नहीं करेगा, मगर उस कल्पना को सामने रखकर ये विजन बनाया गया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ को हमने सभी पुराने लोग हैं, जिस छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, जो छत्तीसगढ़ CPN बरार में नागपुर हमारा कैपिटल हुआ करता था, 56 के बाद जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जाके भोपाल जिसकी राजधानी हुआ करती थी, कितनी लंबी यात्रा। और जब हम उस लंबी यात्रा में देखते हैं छत्तीसगढ़ पीछे से पीछे होता गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ भोपाल और नागपुर से बहुत दूर था, भाषा के आधार पे भी, भौगोलिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश के साथ कभी समरस नहीं हो पाया। और बीमारू राज्य की श्रेणी में यदि 2000 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ निर्माण नहीं किया होता, आज भी हम बीमारू राज्य की श्रेणी में रहते। अटल जी की वजह से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। आज जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं, 15 साल मैंने मुख्यमंत्री के नाते छत्तीसगढ़ को कई रूप में देखा है। मैंने मिट्टी का नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ में देखा है। मैंने छत्तीसगढ़ के अंदर सड़कों की दुर्दशा देखी है। छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे थाने थे कि कोई इधर से निकल के उधर चले जाए। मैंने ऐसे छत्तीसगढ़ को देखा है जहां थाने लूटे जाते थे। थाने लोगों की सुरक्षा के लिए थी, मगर छत्तीसगढ़ में थाने लूटे जाते थे। वो छत्तीसगढ़ रहा जो गरीबी 5 लाख से 10 लाख पलायन करने वाला छत्तीसगढ़। गरीबी से जहां मौत होती थी वो छत्तीसगढ़, जहां भूख और प्यास से लोग तड़प तड़प के अनाज के बिना जिनकी मौत होती थी। ये सारी कहानियों को पीछे भुलाते हुए 2000 के बाद जो यात्रा शुरू हुई, वो यात्रा माननीय अटल जी ने राज्य का निर्माण किया और मोदी जी इस विकास के सपना को पूरा कर रहे हैं और उसका क्रियान्वयन करने की जवाबदारी विष्णुदेव साय जी के ऊपर है, जिसका क्रियान्वयन चौधरी जी और सारे मंत्रीगण करेंगे।
निश्चित रूप से ऐसा हमारा छत्तीसगढ़, जहां दुर्ग है, रायपुर है, भिलाई है विकसित क्षेत्र, और वहीं अबूझमाड़ भी है, वहीं बलरामपुर जैसे दूरस्थ अंचल भी है, वहीं कनेक्टिविटी का आज भी बड़ी चुनौती हमारे साथ है। उनको एड्रेस करने के लिए, जैसे नीति आयोग के माननीय सदस्य ने बताया कि हमारा जो आज का जो इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ के अंदर बजट हम ईयरली बनाते हैं या अलग अलग सेक्टर में हम खर्च करते हैं, वो उसको मल्टीप्लाई करके 4 गुना बढ़ाने की जरूरत है। 4 टाइम जीडीपी ग्रोथ को डबल। एक छोटा मोटा टारगेट नहीं है ये बहुत बड़ा और बहुत चुनौतीपूर्ण टारगेट है, जिसको सुनकर ये लगता है कि ये टारगेट को पूरा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना है। और जो विजन में 13 थीम दिए गए हैं, हेल्दी एंड हैप्पी छत्तीसगढ़, टूरिज्म एंड कल्चर इनोवेशन, स्टेट ऑफ आर्ट, एजुकेशन एंड स्किल्स, डिजिटल इंगेज सिटीजन, स्टील एंड इंडस्ट्री ड्रिवन इकोनॉमी, क्लीन एंड ग्रीन छत्तीसगढ़, न्यू जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप इन इन्वेस्टमेंट, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, ट्राइबल वेलफेयर इन इक्विटी, आर्ट एंड कल्चर की पहचान, विमेन एम्पावरमेंट, गवर्नेंस फॉर लास्ट मिल डिलीवरी। ये 13 बिंदु जो बताए हैं, और जिसमें एक बड़ा लक्ष्य कि आज की 5,12,000 की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसको बढ़ा के 2047 में 75 लाख करोड़ की इकोनॉमी तक पहुंचाना। 75 लाख की इकोनॉमी। और जीडीपी में जो एक विषय अभी चर्चा में और बातचीत में माननीय रमेश चंद जी ने कहा, वो बिल्कुल सही विषय पे सही जगह उंगली रखा। उन्होंने जिस बात को कहा कि स्टील है हमारे पास, एल्युमिनियम है हमारे पास, कोयला है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में बिजली के उत्पादन की संभावना है, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट है देश का सर्वश्रेष्ठ, 2% की आबादी वाला छत्तीसगढ़, 17% मिनरल है छत्तीसगढ़ के पास, उसके बाद भी भूखा और पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहलाता क्यों था? वैल्यू एडिशन विद इन स्टेट। मुझे जब यहां पे पॉलिसी बनाने का अवसर मिला था माइनिंग के, तो मैंने कहा स्टील यहां से आयरन और नहीं जाएगा, जिसको भी इंडस्ट्री लगाना है छत्तीसगढ़ में स्टील का, वो यदि आता है तो उसको माइन दिया जाए। जब तक ये पॉलिसी का क्रियान्वयन हुआ तो कुछ बड़े कारखाने भी आए, कुछ छोटे कारखाने भी आए। अब वैल्यू एडिशन की बात सबसे जरूरी है। नई पीढ़ी, आईआईटी आ गया, आईआईएम आ गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आ गया, सारे नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे आ रहे हैं। इनका उपयोग करके और स्किल अपग्रेडेशन, कौशल उन्नयन, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आने के पहले सबसे पहले इन्वेस्टमेंट वाले जो भी आता है वो सबसे पहली बात करता है कि छत्तीसगढ़ में स्किल की क्या पोजीशन है। पहले से बहुत बेहतर हुए हम, उसको और बढ़ाने की जरूरत है और उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो इसका बड़ा टारगेट जो दिख रहा है, जिसमें एमएमआर को, मातृ मृत्यु दर को 137 से घटा के 10 तक लाना, वर्तमान साक्षरता को 78% से 99.9%, 100% साक्षरता का टारगेट। कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने प्राइमरी स्कूल होंगे, इसके लिए जो रोड मैप बन रहा है, ये अंतिम परिणाम है। इस परिणाम में आने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, वो उसका एक डिटेल्स उस पर बातचीत होगी। वो चाहे जीडीपी, उद्योग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो। जो ग्रोथ है, हमारा लक्ष्य जो है, कहीं 11% है, कहीं 21%, 21 गुना परसेंट नहीं, 21 टाइम। एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेके, ये बहुत बड़ा विजन आज चौधरी जी ने रखा। इतना जबरदस्त विजन डॉक्यूमेंट है कि इसके एक एक पैरा में ऐसे विशेषज्ञ बैठे हैं जिनके सामने मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मगर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ को जैसे हमने देखा और छत्तीसगढ़ आज जिस स्थिति में है, उसको आगे बढ़ाने के लिए
जो ये पीढ़ी काम कर रही है उसके ऊपर सबसे बड़ी जवाबदारी है जो सरकार महीने की 1 लाख है तो वो उसे 2 लाख करना चाहता है। तो इन सब को करने के लिए जो एक सिस्टेमैटिक तरीके से अप्रोच होनी चाहिए, प्रदेश ने उस अप्रोच को अडॉप्ट करके एक अपना अंजोर विजन 2047 जो तैयार किया है, उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हम नीति आयोग में इस प्रोसेस के साथ जुड़े रहे हैं और हमने इसका जेनेसिस देखा है कि ये विजन 2047 इंडिया, विजन 2047 छत्तीसगढ़, विजन 2047 मध्य प्रदेश बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि यदि हम उसी रेट से ग्रो करते रहे जिस रेट से पिछले पास्ट में हम ग्रो कर रहे हैं, तो शायद हमें एक बहुत खुशहाल और विकसित देश बनने के लिए 50-60 साल लग जाएंगे। और 50-60 साल में 3 जनरेशन्स गुजर जाती हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत मंचों से हमेशा इस चीज पे बल दिया कि हमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ का रास्ता छोड़कर ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ की ओर जो है वो जाना चाहिए, जिससे एक क्रांतिकारी बदलाव आ सके लोगों के जीवन में, लोगों की आर्थिकता में, देश की आर्थिकता में। तो संक्षेप में उन्होंने इसको एक बड़ा अच्छा रूप दिया कि 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा, तो हम इस तरह की कुछ विजन बनाएं और उसको अमली जामा पहनाने के लिए योजनाएं बनाएं, ताकि हम भी एक विकसित राष्ट्र जिसकी अब परिभाषा है कि जहां पर एवरेज इनकम लोगों की इंडिया की प्राइसेस के टर्म में जो है कोई 12-14 लाख रुपए हो, तो हम अपने देश को वहां पर लेकर जाएं। तो इसके 2 ही मुख्य पहलू हैं। पहला तो ये है कि हमने लोगों की एक इनकम जो है उसको अगले 22-23 साल में 6 गुना रियल सेंस में करना है। डॉलर की टर्म्स में जो है उसको इनकम लेवल को जो वर्ल्ड बैंक की परिभाषा है एक हाई इनकम कंट्री की, उसके लेवल पर लेकर जाना है। दूसरा ये है कि देश की इनकम तब भी बढ़ सकती है यदि 20-25% लोग बहुत तेजी से अमीर हो रहे हों और एवरेज आपकी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई, लेकिन साधारण जनमानस उसके जीवन में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। तो ये विकसित छत्तीसगढ़ या विकसित भारत में 2 चीजें शामिल हैं। एक तो ये है कि एवरेज इनकम को विकसित देशों की इनकम के बराबर लेकर जाना, और दूसरा इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका विकास, कि ऐसा नहीं कि उससे फायदा केवल 20% लोगों को मिले या 10% लोगों को मिले, सभी को, सबका विश्वास, सबका विकास, सभी के जीवन में एक परिवर्तन लाना। तो ये जो दूसरा गोल है इसका, ये ज्यादा चुनौतियों से भरा हुआ है पहले गोल की बजाय। लेकिन अब मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, चाहे ये मेरी नेचर है क्योंकि मैं प्रोफेसर रहा हूं बहुत साल, लेकिन मैं मोटी मोटी इसकी कुछ चीजें आपको आपसे शेयर करना चाहूंगा कि यदि छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनना है तो उसे मोटा मोटा क्या करना होगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो प्रेजेंट किया, जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा था, जो मुझे समझ लगी वो ऐसा है कि यदि पास्ट के 10-15 साल में आपका जो ग्रोथ रहा है, अब आपने उसको आगे को डबल करना है। ये इनबिल्ट है उनकी कैलकुलेशंस में कि यदि पास्ट में आपकी ग्रोथ रेट 10-11% रही है, तो अब फ्यूचर में आपके ग्रोथ इकोनॉमी की उससे 2 गुना होनी चाहिए। ये एक पहला है। और दूसरा उसमें यह है कि यदि आपको वो हासिल करना है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं उस पर आता हूं। इसकी दूसरी साइड इंक्लूसिव
ग्रोथ के सभी को एक जो है इससे फायदा मिले, वो इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ यदि हम देखें गरीबी रेखा से नीचे जो आबादी है, तो जो प्रदेश के 4 प्रदेश हैं उन टॉप में हिस्टोरिक ऐतिहासिक कारणों से छत्तीसगढ़ भी जो है आता है। और जो लोग पहले पिछड़े हुए हैं उनको और भी तेज गति से आगे प्रोग्रेस करना है। तो उसके लिए प्रदेश के लिए ये चुनौती होगी कि यदि बाकी प्रदेश 15% से ग्रो कर रहे हैं तो आपको उनसे ज्यादा ग्रोथ रेट चाहिए, तभी आप रिलेटिव टर्म्स में उनसे आगे हो पाएंगे। पहले गोल को हासिल करने के लिए कहां से बीज बोया जाता है? वो बीज बोया जाता है इन्वेस्टमेंट से। ग्रोथ जो है इकोनॉमी की ग्रोथ 15% 20%, वो इस बात पर निर्भर करती है कि देश में निवेश क्या हो रहे हैं। जैसे कृषि में फसल के उत्पादन का पहला सोर्स है कि आप बीज बोते हैं या नहीं बोते, ऐसे ही इकोनॉमी की ग्रोथ का बीज है इन्वेस्टमेंट। तो ये सबसे पहले मुझे लगता है कि प्रदेश को ये अटेंशन पे करनी पड़ेगी कि यदि हमने अपनी इकोनॉमी को इतने ट्रिलियन पे लेकर जाना है तो उससे हमें लगभग 4 गुना इन्वेस्टमेंट इस प्रदेश में चाहिए होगी। उसके लिए हम उसको ध्यान दें। इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, जो हमारा सपना है कि हर एक आदमी खुशहाल हो, वो आती है क्या लोगों को कारोबार के अवसर मिलते हैं, क्या लोगों को जॉब मिलता है। तो वो जो भी है कि कारोबार के अवसर हो चाहे जॉब हो, कि हर एक आदमी को एक इनकम अर्न करने की एक पॉसिबिलिटी मिले। तो ये एक दूसरा है कि इस एस्पेक्ट पर हम विशेष तौर पर ज्यादा से ज्यादा हम इस पर ध्यान दें। और इस दूसरे उद्देश्य को हासिल करने के लिए ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रदेश लेबर इंटेंसिव सेक्टर की ओर ज्यादा एम्फेसिस दे। जो चौधरी साहब ने भी प्रेजेंट किया एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव है। यहाँ फीमेल का वर्क पार्टिसिपेशन रेट देश के सभी प्रदेशों से ज्यादा है। तो इसलिए भी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कृषि पर, फूड प्रोसेसिंग पर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर, लेदर सेक्टर पर, ये ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है या उस तरह के सेक्टर हैं। तो इन चीजों पर भी हम थोड़ा ज्यादा यदि ध्यान दें तो हम उस गोल को हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमें लोगों को प्रेरणा देने के लिए हम दूसरे प्रदेशों का एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इतिहास बदलता नहीं, इतिहास अक्सर बदलता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज से 25 साल पहले यदि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम आप देखें तो देश की जो एवरेज थी वो उसके आसपास थी। लेकिन उसके कुछ सालों बाद हरियाणा देश का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला प्रदेश बना और अब उसकी प्रति व्यक्ति आय 45% है। तो हमें ऐसी उदाहरणें अपने देश में भी मिलती हैं, विदेश में भी मिलती हैं कि जब आजादी मिली तो चाइना की पर कैपिटा इनकम हमारे से कहीं कम थी, लेकिन पिछले 30-35 साल में उसने इतनी प्रोग्रेस की कि वो दुनिया के बहुत देशों को छोड़कर आगे चला गया है। तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं। ये हमें कॉन्फिडेंस देती हैं कि यदि कोई और कर सकता है, हमारे दूसरे प्रदेश कर सकते हैं, तो हम भी इसको कर सकते हैं। और मैं ये भी समझता हूं कि विजन बनाना अति जरूरी है और अति सरल भी है। जो आप ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, जो गोल अचीव करना चाहते हैं, ये उसकी पहली कड़ी है, सबसे पहला ये कदम है। ये सबसे सिंपल है लेकिन जरूरी है, लेकिन इतना ही कठिन है इसको अमली जामा पहनाना, इसको ग्राउंड पे उतारना और इस तरह की ग्रोथ जिसकी हम कल्पना करते हैं या आकांक्षा करते हैं उसे हासिल करना। तो उसके लिए जो हमारे सीओ साहब ने कहा कि आपको एक रणनीति बनाकर चलना पड़ेगा टाइम का लॉस किए बिना, तो उसके लिए हमें बहुत खुशी होगी कि जैसे आपने हमें सहभागी बनाया इस विजन को तैयार करने के लिए,
यदि इम्प्लीमेंटेशन में भी आप सोचते हैं कि हमारे डोमेन एक्सपर्ट्स एग्रीकल्चर या साइंस या हेल्थ या इकोनॉमी में आपको कोई योगदान कर सकते हैं, हमें उसे करके बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। और लास्ट बात मैं एक करना चाहता हूं कि मैं कई बार देखता हूं कि जो प्रदेश हमारे मिनरल से रिच थे, जहां मिनरल बहुत ज्यादा होते थे, वो विकास में पिछड़ क्यों गए। मिनरल की तो बहुत वैल्यू होती है, बॉक्साइट है, कॉपर है, स्टील है, आयरन है, उन्हें तो आगे होना चाहिए, तो वो पीछे क्यों रह गए। तो 2 इकोनॉमिस्ट थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने आज से बहुत साल पहले एक स्टडी किया